आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिस्ट्री पढ़ती और पढ़ाती हूँ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक हड़प्पन सिविलाइजेशन से, और वो है डेक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कि भाई यहाँ पर लगभग 1900 बीसी तक आते आते डिक्लाइन के साइन, यानी कि जो सिटीज़ हैं उनकी नंबर कम होने लग गया था। डिजर्टिफिकेशन देखने को हमें मिलता है कि, और साथ ही साथ क्या हो गया है कि वहाँ से लोग छोड़ के दूसरे एरियाज़ में शायद शिफ्ट हो रहे थे। तो ये अचानक से डिक्लाइन क्यों हुआ? राइटिंग एकदम से ख़त्म हो गई। जो मेजर्स थे, वेट्स थे, और वो वगैरह उसके बाद देखने को नहीं मिलते हैं उस पीरियड के बाद। तो ऐसा क्यों हुआ अचानक से? तो इसके लिए ना हिस्टोरियंस ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। तो हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं। तो पहली जो थ्योरी है वो है कि भाई शायद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। किसके कारण? बहुत भयानक बाढ़ आई। वो बाढ़ आती गई बार बार, और उसके कारण क्या हुआ, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़, वो डिक्लाइन हो गई। और ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी? ये दी थी एस आर राव और मैके ने। इसको सपोर्ट किया है एम आर सहानी, रॉबर्ट आर लेक्स एंड जॉर्ज एफ डेल्स ने। और उनका कहना है कि भाई टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण यहाँ पर फ्लड आई। फ्लड आने से ये सिटीज़ क्या हैं, बर्बाद हो गई। अब इनके एविडेंसेस क्या हैं, किस बेसिस पर ये ऐसा कहते हैं? तो ये बोल रहे हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सकेवेटर हैं मोहनजोदारो के, जब उन्होंने कई मतलब ये जो वेरियस पीरियड्स हैं उनको एक्सकेवेशन किया, जब खुदाई की, तो उसमें ये मिलता है कि जो वेरियस पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन है दे आर सेपरेटेड बाय एविडेंस ऑफ डीप फ्लडिंग। यानी मान लो कि ये एक पीरियड, फिर इसके नीचे खुदाई हुई तो यहाँ पे एक दूसरा जो भी पीरियड से बिलोंग की हुई सामान हमें मिल रहा है, उससे पुराना सामान मिल रहा है। तो ये जो बीच का स्पेस है ना, यहाँ पे हमें फ्लडिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। फ्लड के एविडेंसेस यानी बाढ़ के एविडेंसेस मिलते हैं। सिल्ट मिलता है बहुत सारा जमा हुआ, है ना। साथ ही साथ जो मोहनजोदारो है वहाँ के जो घर हैं, घर और जो गलियां थी उस पर भी सिल्ट मिलता है जमा हुआ, जो बाढ़ के साथ जो आकर जमा हो जाता है। और कोलैप्स्ड बिल्डिंग जो है उनका मलबा मिलता है। और फिर ये देखने को मिलता है कि कई बार शायद ऐसा हुआ होगा, जो इस घर हैं, जो गलियां हैं, वो डूब गई होंगी, और फिर से दोबारा से उसी मलबे पे, यानी घर टूट टूट जाते होंगे, फिर उस मलबे पे ही वहीं का वहीं जमा के उसके ऊपर जो लोग हैं दोबारा से उन्होंने घर या गलियां बना दी थी। तो इस तरह के जो डेब्रिस मिलते हैं, इस तरह के जो कोलैप्स्ड बिल्डिंग मटेरियल हमें देखने को मिलता है जब खुदाई की मोहनजोदारो की, तो शायद इससे पता चलता है कि शायद भाई फ्लड आई होगी, और फ्लड से जो डेब्रिस था उस पर दोबारा से क्या हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, है ना। तो ऐसा ये जो कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड है और रीबिल्डिंग ऑन द टॉप ऑफ डेब्रिस, ये मलबे पे दोबारा बनाने की ये प्रक्रिया जो है, ऐसा कम से कम 3 बार देखने को मिलता है। जो एक्सकेवेशन, जो खुदाई में हमने देखा ना, कि ऐसा कम से कम 3 बार शायद ऐसा हुआ होगा कि बहुत भयानक फ्लड आई होगी, यहाँ पे सब थोड़ा बर्बाद हो गया होगा, फिर से उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन किया होगा। ऐसी एविडेंसेस हमें गलियों और घरों में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो डिपॉजिट्स हैं, ये जो फ्लड के डिपॉजिट हैं या जो ये मलबे के जो डिपॉजिट हैं, वो लगभग 80 फीट तक, आज की ग्राउंड लेवल से 80 फीट ऊंचे तक मिलते हैं। तो ये बड़ी एबनॉर्मल सी ये दिखाते हैं कि भाई बहुत एबनॉर्मल सी फ्लड आई होगी शायद मोहनजोदारो में। पहले तो धीरे धीरे लोगों ने मतलब दूसरे एरियाज में जाना शुरू किया होगा, या टेम्परेरी बेसिस पर छोड़ना शुरू किया होगा सिटी को, और धीरे धीरे वो बढ़ गया होगा, है ना। आर आर एल रेक्स का कहना है कि भाई ये इतनी भयानक फ्लड ना और ऐसे तो नहीं आ सकती, और कि जो मतलब ये जो फ्लड आई, उन्होंने जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक बिल्डिंग्स को बर्बाद कर दिया और डुबा दिया। तो ये नॉर्मल फ्लड तो नहीं हो सकती। तो उनका मानना ये है वो कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो कैटेस्ट्रॉफिक यानी भयानक जो फ्लड आई होगी, जिसमें सिटीज डूब गई होंगी, वो शायद किसी अ, जो टेक्टोनिक डिस्टरबेंस है उसके कारण रही होंगी।
और वो बोलते हैं कि जो इंडस का जो एरिया है, जो जियोमॉर्फोलॉजिकली वो बोलते हैं कि जो इंडस एरिया है वो डिस्टर्ब्ड जोन है, डिस्टर्ब्ड सिस्मिक जोन है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के मामले में डिस्टर्ब्ड है। तो यहाँ पर शायद अर्थक्वेक आया होगा। अर्थक्वेक आने की वजह से क्या हुआ होगा कि आगे का जो पार्ट है जो कि समुद्र में मिलता है ना पानी इंडस का, वो शायद उठ गया होगा, और पीछे का जो एरिया है वो फिर एक, क्योंकि आगे से उठ जाएगा तो पीछे पानी स्टोर होगा और लेवल बढ़ जाएगा वाटर का, और पीछे का जो एरिया है वो बहुत बड़ी लेक के रूप में क्रिएट हो गया होगा। उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आ गई होंगी और मोहनजोदारो की जो सिटी है वो डूब गई होगी। और उसके लिए उन्होंने फिर एविडेंसेस दिए हैं। वो बताते हैं कि भाई जो सुतका गेंडोर और सुतका कोह है माकरान कोस्ट पर और बालाकोट पर, तो वो उनके सी पोर्ट थे, किसके, हड़प्पन लोगों के, सुतका गेंडोर और सुतका कोह। लेकिन अगर हम प्रेजेंट उनकी लोकेशन देखें तो वो तो अभी काफ़ी दूर है सी कोस्ट से। तो शायद ये दिखाता है कि भाई लगभग सेकेंड मिलेनियम बीसीई के आसपास कुछ प्लेट टेक्टोनिक की वजह से वो जो आगे वाला पार्ट था ना वो ऊपर उठ गया, और पीछे जो है एक लेक टाइप का एक कुछ बन गया, डैम टाइप का आगे बन गया ये, और पीछे की साइड को पानी गया वो, जब तक एक वाटर लेवल रेज नहीं हो गया पूरा का पूरा। और इससे जो है पूरी की पूरी सिटीज़ बर्बाद हो गई, क्योंकि जो है वो रिवर पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक। तो उनकी जो पूरा कमर्शियल लाइफ थी वो डिपेंडेंट थी काफ़ी हद तक रिवर पर, और वो जो कमर्शियल लाइफ है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और ये कारण किसकी वजह से हुआ, जो प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट थी, ये डिस्टर्ब्ड जोन था, वहाँ पे फ्लड आ गई, फ्लड की वजह से सारी चीज़ें जो सिटीज़ हैं वो डेक्लाइन हो गई। लेकिन अब ये जो थ्योरी है इसमें कुछ कमियां हैं। कुछ स्टोरियन जैसे कि H.T. लैम्ब्रिक वो कहते हैं भाई अगर ये बर्न टाइप का स्ट्रक्चर जो डाउन स्ट्रीम यानी यहाँ पर ये पार्ट उठ भी गया था, तो वो तो फ्लड से इजीली, जो पानी है ना इंडस रिवर में बहुत ज़्यादा है, तो वो तो इजीली उसको तोड़ते हुए या उसको पार करते हुए पानी बाहर निकल जाता यानी समुद्र में चला जाता। जैसा कि वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि ऐसा 1819 में कहाँ पर हुआ, जो ये इसी तरीके से सिंध में क्या हुआ, सिंध में इंडस की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है नारा, तो उसके आसपास भी ऐसा ही हुआ कि जो ग्राउंड है वो रेज हो गया, लेकिन वो छोटी सी जो ट्रिब्यूटरी है पहली फ्लड में उसने वो बहा कर ले गई, यानी उस जो उठे हुए प्लेटफॉर्म था उसको तोड़ दिया या उसको ऊपर उससे निकल गई। तो नारा तो बहुत छोटी सी रिवर है, उसमें ऐसा हो सकता है पहले ही फ्लड में, तो ऐसा इंडस में क्यों नहीं हो पाया, वो तो उसमें तो वॉल्यूम जो है वाटर का वो भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही जो सिल्ट डिपोजिशन होगा, यानी जब रिवर लेक की तरह ठहर जाएगी तो सिल्ट डिपोजिशन होगा, यानी जो भी वो अपने साथ बहा कर लेकर आ रही है उसको डिपॉजिट करेगी, और वो जो डिपॉजिट करेगी वो तो बॉटम पे करेगी, कहाँ पर, रिवर के बॉटम पे, और धीरे धीरे वो पैरेलल हो जाएगा आगे उठने उठी हुई सतह से। तो जो मोहनजोदारो में जो डिपॉजिट्स मिले हैं हमें वो शायद फ्लड के नहीं हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से लेक टाइप स्ट्रक्चर बनेगी तो वो तो भाई बॉटम पे करेगी ना ये डिपोजिशन। ठीक है। और दूसरा जो क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का, वो ये तो उन्होंने बोला कि भाई डिक्लाइन जो है सेटलमेंट्स का इनमें हो गया, कहाँ पे, हड़प्पा मोहनजोदारो आसपास के एरिया में जो इंडस के थे, लेकिन बाकी जो एरियाज थे वहाँ पर क्यों डिक्लाइन हुआ फिर, उसके बारे में तो इन्होंने चर्चा ही नहीं की। तो ये था इनका क्रिटिसिज्म कि ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गई कि भाई जो सिल्ट, पहली तो बात की रिवर में इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर है कि जो अगर कोई प्लेटफॉर्म आगे वाला रेज्ड हो भी गया था तो वो उसको वॉश करते हुए, वो उसको पार करते हुए, चीरते हुए आगे बढ़ जाती। दूसरा ये हो गया कि भाई जो रेज्ड प्लेटफॉर्म था, अगर वो लेक टाइप स्ट्रक्चर पीछे की साइड बना तो वहाँ पर तो डिपोजिशन बॉटम पे होना चाहिए था, वो धीरे धीरे लेवल में आ जाता और फिर से जो पानी है वो बहने लगता। और तीसरा, इसने ये तो बता दिया कि इंडस के साथ साथ जो सिटीज़ थी या इंडस रिवर में फ्लड आने की वजह से आसपास की सिटीज़ डिक्लाइन हो गई, लेकिन बाकी जो सिटीज़ थी वो क्यों डिक्लाइन हो गई फिर, ये बताने में ये थ्योरी फेल हो गई। अब दूसरी जो थ्योरी है वो है शिफ्टिंग अवे ऑफ इंडस की। जो इंडस है ना उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया होगा और वो शिफ्ट हो गई होगी, इसकी वजह से क्या हुआ होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई होगी। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ इंडस रिवर है ये थ्योरी दी है H.T. लैम्ब्रिक ने,
और H.T. लैम्ब्रिक जो है उनका कहना है कि जो इंडस रिवर है वो चेंज, क्योंकि वो है ना अनस्टेबल रिवर है, वो शिफ्ट होती रहती है, तो वो शिफ्ट हो गई होगी। और अभी भी वो लगभग मोहनजोदाड़ो से इट्स नियरली 30 माइल्स अपार्ट, उससे 30 माइल्स लगभग दूर है, तो वो शिफ्ट हो गई होगी। अब उसके शिफ्ट होने से क्या हुआ होगा, जो इंडस रिवर है शिफ्ट हो गई होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसकी वजह से क्या होगा, जो विलेजेस इंडस रिवर पर डिपेंडेंट थे, जो एरियाज इंडस रिवर पर डिपेंडेंट थे फॉर इरिगेशन, फॉर वाटर सप्लाई, वो विलेजेस उनको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा होगा, वहाँ पर डेसर्टिफिकेशन शुरू हो गया होगा। और क्योंकि उनके जीवन का आधार ही वो पानी था जो इंडस से आ रहा था, इसीलिए वहाँ पर भाई देखा हमने कि नदियों के किनारे अर्ली सब जो सिविलाइजेशन है वो शुरू होती हैं। तो ये इस वजह से वहाँ पर धीरे धीरे लोग छोड़ना शुरू हो गए और वो फूड प्रोडक्शन उतना नहीं कर पाए, धीरे धीरे इकोनॉमी डाउन हो गई और कोलैप्स हो गई। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि भाई अगर हड़प्पन, और ऐसा ये बोलते हैं कि भाई ये ऐसा ना बहुत पहले से होता आ रहा है, तो भाई पहले अगर हड़प्पन जो लोग थे उनको पता था कि जो इंडस रिवर है अपना कोर्स शिफ्ट कर रही है, तो उन्होंने पहले इंतजाम क्यों नहीं कर लिए, क्योंकि काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन थी। और दूसरा, अगर कोर्स मान लीजिए चेंज कर भी लिया था, तो उन्होंने एक दूसरे सेटलमेंट इस्टेब्लिश क्यों नहीं किए रिवर के आसपास। तो ये मतलब टोटलिटी में ये थ्योरी ना एक्सप्लेन करने में, और इससे अगर इंडस से का कोर्स चेंज होने से जो मोहनजोदारो है वो चलो हम मान लें कि वहाँ पर डिक्लाइन आ गया, वो शायद नष्ट हो गया या धीरे धीरे ख़त्म हो गई उनकी जो इकोनॉमी थी मोहनजो ये शिफ्ट आ जाने से, बाकी की साइड क्यों डिक्लाइन हो गई फिर, ये भी ये थ्योरी नहीं समझा पाती है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ और भी फैक्टर्स थे जो उस समय पर काम कर रहे थे। अब एक और थ्योरी है कि इंक्रीज एरिडिटी एंड ड्राइंग अप ऑफ घग्गर की, जो घग्गर हकरा बेल्ट है जहाँ पर बहुत सारी साइट लोकेटेड ही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो वो सूख गई होगी, और इसकी वजह से क्या हो गया होगा, एरिडिटी बढ़ी होगी, यानी जो सूखा है वो बढ़ा होगा, सूखा बढ़ने से क्या है, प्रोडक्शन डिक्रीज हुई होगी, प्रोडक्शन ख़त्म हो गई होगी, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से धीरे धीरे जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई होगी। इकोनॉमी कोलैप्स कर गई होगी तो भाई धीरे धीरे जो सिटीज़ हैं उनका डिक्लाइन हो गया। ये जो इंक्रीज एरिडिटी और ड्राइंग ऑफ घग्गर, ये जो थ्योरी है, किसने दी है, डीपी अग्रवाल और सूद ने ये थ्योरी दी है कि जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो इसलिए हो गया क्योंकि धीरे धीरे जो घग्गर हकरा वैली थी वहाँ पर पानी ख़त्म हो गया और एरिडिटी बढ़ गई। तो उनका ये मानना है डीपी अग्रवाल और सूद का कि भाई सेकंड मिलेनियम बीसीई के आसपास यहाँ पर एरिड कंडीशन जो है वो काफ़ी बढ़ गई होगी, और सेमी एरिड जो एरिया है जैसे कि हड़प्पा, वहाँ पे ये एरिडिटी जो बढ़ रही थी, वहाँ पे शुष्कता जो बढ़ रही थी, वहाँ पे ये जो मॉइस्चर कम होता जा रहा था, तो उसने भाई बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया होगा हड़प्पा को, क्योंकि वो पहले से ही सेमी एरिड कंडीशन में है। वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो गई होगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो गई होगी तो फिर भाई सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं उनको कौन उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, धीरे धीरे इकोनॉमी भी क्या हो गई होगी, कोलैप्स हो गई होगी। तो साथ ही साथ ये दिखाते हैं कि जो घग्गर हकरा का रीजन है वो हमने देख लिया था कि ये पंजाब हरियाणा ये वाला जो रीजन था ना इधर, तो घग्गर हकरा का जो रीजन है वो कोर रीजन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। जो घग्गर रिवर थी ये जाती होगी कहाँ कहाँ से, पंजाब, राजस्थान और रन ऑफ कच्छ से। और ये मानते हैं, ये दिखाते हैं एविडेंसेस के थ्रू कि भाई जो सतलुज और यमुना है वो ट्रिब्यूटरी रही होंगी घग्गर रिवर की, लेकिन जो टेक्टोनिक बीच में मूवमेंट हुई, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस के कारण जो सतलुज है वो तो बन गई, उसने ज्वाइन कर लिया किसको, इंडस रिवर को, टेक्टोनिक मूवमेंट डिस्टर्बेंस के कारण। और जो यमुना है वो उसने ज्वाइन कर लिया गंगा को। तो घग्गर जो है वो उसमें पानी नहीं रहा, धीरे धीरे वो सूख गई, और इसी वजह से आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पर एरिडिटी काफ़ी बढ़ गई, और ड्रेनेज के लिए वो टोटली डिपेंडेंट थे घग्गर अकरा जो वैली रिवर है उस पर। और क्योंकि डेक्लाइन हो गया, पानी ख़त्म हो गया, उस रिवर में पानी बहुत कम हो गया, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, और इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे इन सिटीज़ का डेक्लाइन हो गया, प्रोडक्शन बहुत कम हो गई। लेकिन ये थ्योरी
इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि ये नहीं बता पाती कि भाई अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सेकंड मिलेनियम बीसी में इतनी ज़्यादा एरिड कंडीशन बढ़ गई। तो इसके लिए इनको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये एक्सप्लेन करने के लिए। साथ ही साथ जो घग्गर है उसको कि किस टाइम पर वो ड्राई हो गई होगी, कि कब तक ये ड्राई हो गई होगी कंप्लीटली, कब शुरुआत हुई होगी, इस तरह की डेट्स भी प्रॉपरली रिकॉर्डेड नहीं है। तो वो प्रॉपर डेट्स के साथ ही इसका कंपैरिजन किया जा सकता है। अब हमने पढ़ लिया है कि भाई तीन थ्योरी हमने पढ़ ली है। एक तो क्या पढ़ी हमने, पहली पढ़ी फ्लड, दूसरी हमने पढ़ी चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर इंडस, और तीसरी हमने पढ़ी ड्राइड कंडीशन इन घग्गर रिवर एंड इंक्रीज्ड एरिडिटी। अब हम चौथी जो डिक्लाइन की थ्योरी है वो है बारबेरियन इन्वेजन, कि शायद जो हड़प्पन लोग थे उन पर बाहर से किसी ने इन्वेजन किया, उन पर अटैक किया, और जिस वजह से इस क्या हो गया, वो धीरे धीरे उनकी जो सिटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई। और इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं मोरटाइम व्हीलर, की शायद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन हो गई है, हो गई किसकी वजह से, आर्यन, जो बाद में आर्यंस आएंगे ना, तो वो मानते थे कि वो बाहर से आए, उन्होंने उन पर अटैक कर दिया, और इस वजह से जो सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई और एक नए सिविलाइजेशन शुरू हो गई और नए एरा शुरू होगा, क्योंकि आर्यन जो इन्वेडर थे उनकी जो व्यवस्था थी वो रूरल थी, है ना। तो ये जो अर्बन सिटीज़ हैं ये हड़प्पन्स के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो गई। और ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमने देखा था ना कि मोहनजोदारो में गली में, स्ट्रीट में ही कुछ स्केलेटन मिलते हैं, स्केलेटन के एविडेंस ही एक साथ कई सारे स्केलेटन देखने को मिलते हैं। तो ये दिखाता है कि भाई अचानक से शायद उन पे हमला हुआ होगा, और उन पर जो हमला हुआ उसकी वजह से जो सिटीज़ हैं धीरे धीरे वो ख़त्म हो गई। ऋग्वेदिक टाइम और जो है के भी रेफरेंसेस वो देते हैं, कि ऋग्वेदिक टाइम में वो दिखाते हैं कि जो आर्यंस आए उन्होंने जो दास्यूस थे या दाशास थे, उनके जो महल थे, फोर्ट्रेसेस थे, उनको तोड़ दिया। तो फोर्ट्रेसेस तो किनके पास थे, इनके पास थे, हड़प्पन से जो थे इनके रहे होंगे। तो उनको जो ये तोड़ने का बता रहे हैं दाशास और दाशूस, ये शायद हड़प्पन जो लोग हैं उनका रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसा मानते हैं मोरटाइम व्हीलर। साथ ही साथ जो वैदिक गॉड है, जो वैदिक गॉड इंद्र, इंद्र को कहा जाता है पुरंदर, पुरंदर होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। तो शायद जो ये इंद्र हैं या इंद्र की आराधना की जाती होगी इसके लिए, इनके खिलाफ युद्ध में, तो शायद इन पर जो बाहर से इन्वेडर्स आए, आर्यन इन्वेडर्स आए, उन्होंने अटैक किया और ये सिटीज़ ख़त्म हो गई। इसी के साथ साथ जो जियोग्राफिकल एरिया भी हम देखें ऋग्वेदिक आर्यंस का, तो वो वही रीजन है घग्गर हकरा वाला, जहाँ पर जो कि कोर रीजन था किसका, हड़प्पन्स का। यानी घग्गर हकरा वाला जो रीजन है वो कोर रीजन था हड़प्पन्स का। साथ ही साथ जब वो आए आर्यंस ऋग्वेदिक पीरियड में, यही कोर रीजन रहा आर्यंस का भी। और यहाँ पर और कोई तो फोर्ट या फोर्ट्रेसेस रहे नहीं, तो भाई वो हड़प्पन सिटी से बिलोंग करते थे जो भी स्ट्रक्चर थी। तो इसीलिए मोर टाइम व्हीलर बिलीव करते हैं कि शायद ये जो है ना, ये हड़प्पन इन्वेडर ने इसको डिस्ट्रॉय किया होगा। साथ ही साथ ऋग्वेदा में एक प्लेस का नाम लिया गया है जिसका नाम है हरियुपुया, हरियुपिया। तो ये कुछ कुछ ऐसा लगता है, और जो कि रावी बैंक के जो रावी रिवर है उसके बैंक पर ही लोकेटेड था। और जो हड़प्पा है वो भी इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। तो काफ़ी सिमिलैरिटी है इन दोनों नामों में, हरियुपिया और हड़प्पा। तो ऐसा मानते हैं कि इन सिमिलैरिटी के कारण जो व्हीलर है वो कंक्लूड करते हैं कि शायद हड़प जो आर्यन इन्वेडर थे उन्होंने हड़प्पा पर अटैक किया, और धीरे धीरे ये जो सिटीज़ थी वो डिक्लाइन हो गई, वो बर्बाद हो गई, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अब इसका क्या क्रिटिसिज्म है, वो ये है कि भाई जनरली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है लगभग 1900 और 1800 बीसी के आसपास, जबकि आर्यंस जो इंडिया में आए या जो उनका कल्चर स्टार्ट हुआ वो शुरू हुआ लगभग 1500 बीसी के आसपास। तो भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो आए, उन्होंने इनको डिस्ट्रॉय किया। तो शायद ही ऐसा मतलब पॉसिबल हो कि आर्यंस की वजह से, जो आर्यन आए, इन्वेडर आए बाहर से इन्वेडर, और उन्होंने इन्वेड किया और उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो सिविलाइजेशन है इसका अंत हो गया।
और साथ ही साथ हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो से ऐसे युद्ध के या किसी इन्वेजन के भी बहुत सटीक एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। और शायद जो मोहनजोदारो में स्ट्रीट में जो स्केलेटन मिले हैं ना एक साथ, वो हो सकता है कि भाई किसी डाकुओं ने हमला किया हो या किसी और ने हमला किया हो, क्योंकि ऑलरेडी जो सिटीज़ थी वो डिक्लाइन की स्टेट में शुरू हो गई थी वहाँ पर। तो शायद ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई फॉरेन इन्वेजन ही रहा होगा। तो ये थ्योरी भी ये अपनी जो ये डेक्लाइन को पूरी तरीके से नहीं समझा पाती है। अब हम देखते हैं लास्ट वन थ्योरी, जो कि है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, और ये दी थी फेयर सर्विस ने उन्होंने बताया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ पर कुछ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई पॉपुलेशन जो है लोगों की और कैटल्स की काफ़ी बढ़ गई, और जितने रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल थे वो उस पॉपुलेशन की जो पूर्ति थी उसको नहीं कर पाए। धीरे धीरे वो उसको पूर्ति नहीं कर पाए, और इस वजह से जो रिसोर्सेज थे उनका ओवर यूज़ हुआ काफ़ी हद तक, जिस वजह से जो रिसोर्सेज हैं एग्जॉस्ट हो गए। तो वो बताते हैं कि भाई धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ गई लोगों की और एनिमल्स की, और जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ने लगे। जो रिसोर्सेज हैं कम पड़ने लगे तो मतलब जो सब्सिस्टेंस बेस था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, डिप्लीशन होने लग गया उसका। और जो इकोनॉमी थी वो भी स्ट्रेस में चली गई, यानी इकोनॉमी भी धीरे धीरे या खराब होने लगी या फिर स्ट्रेस में चली गई। ठीक है। और साथ ही साथ जो हम ये देखते हैं ना कि भाई यहाँ पे तो ये जो पहले पुराने सेटलमेंट है हड़प्पा मोहनजोदारो, बाकी जो घग्गरा का रीजन है, कोर रीजन था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वहाँ पे तो डेक्लाइन देखने को मिलता है। लेकिन गुजरात पंजाब वाले जो रीजन है वहाँ पर हमें ईस्टर्न एरियाज जो हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलता है न्यू सेटलमेंट आए। तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर क्योंकि धीरे धीरे जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो गए थे, इसीलिए लोग ईस्ट की तरफ मूव कर गए और वहाँ पर हमें नए सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। और ये जो थ्योरी है फेयर सर्विस की जो थ्योरी है ये सबसे ज़्यादा प्लॉसिबल, यानी अब मतलब इसमें अच्छे एविडेंसेस हैं या अच्छी व्याख्या है इसकी कि शायद ऐसा रहा होगा, ग्रेजुअल मूवमेंट हुआ होगा, डिक्लाइन हो गया होगा धीरे धीरे सिटीज़ का, रिसोर्सेज कम पड़ने लगे होंगे पॉपुलेशन के हिसाब से, टाउन प्लानिंग इसीलिए डिटीरियोरेट हो गई, और जो स्टैंडर्ड्स थे जो पहले हमने देखी जो एविडेंसेस उस तरह के बाद में देखने को नहीं मिलते हैं। और बाद में ये जो प्रोसेस था डिक्लाइन का, इट वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय रेड्स फ्रॉम दी सराउंडिंग कम्युनिटी, यानी आसपास की जो कम्युनिटीज़ हैं वो इन पर अटैक करती रहती होंगी, और इसकी वजह से धीरे धीरे इनकी जो सिविलाइजेशन थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ये जो थ्योरी है इसका ये है कि भाई प्रोडक्शन तो कम नहीं हुई, क्योंकि जो फर्टिलिटी है ऐसा कुछ नहीं है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है कि वहाँ पर फर्टिलिटी डिक्लाइन हुआ हो या सोइल एग्जॉशन हुआ हो, ऐसी तो एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। और साथ ही साथ ये जो कि भाई धीरे धीरे प्रोडक्शन कम हो गई होगी, पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, तो इस तरह की कंपटीशन के लिए ना बहुत सारा डेटा चाहिए कि कितने लोग रहते थे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस को प्रूव करना या सब्सिस्टेंस जो नीड्स थी उनको जानना, बहुत सारा डेटा चाहिए। तो शायद वो पूरा एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि जिससे ये प्रूव किया जा सके हाँ इकोलॉजिकल बैलेंस ही एक कारण रहा होगा। हालांकि ये जो है काफ़ी हद तक इसको हिस्टोरियन मानते हैं। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो सिग्निफिकेंस है लेट हड़प्पन फेज की वो क्या है। लेट हड़प्पन फेज हम डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरीज हमने डिस्कस कर ली कि लेट हड़प्पन फेज में क्या हुआ। तो पहले तो यानी जो हिस्टोरियंस थे उनकी जो ध्यान था वो इस तरफ था कि डिक्लाइन क्यों हुआ, कि क्या रीज़न रहे होंगे, तो इस पर बहुत सारे स्टडी की गई। लेकिन 1960s के अराउंड जो स्कॉलर्स थे जैसे मलिक और पोशेल, उनका ध्यान इस तरफ गया कि जो चलो जो डिक्लाइन हुआ उसके बाद जो हड़प्पन ट्रेडिशन है वो उसने कैसे कंटिन्यू किया, या क्या कहा कहाँ कहाँ किस किस एरिया में क्या डेवलपमेंट हुए उनके डिक्लाइन के बाद। तो बेसिकली जो चेंज आया, जो सिटीज़ थी वो तो क्योंकि डिक्लाइन हो गया सिटीज़ की, जो इकोनॉमी में डिक्लाइन हो गया तो सिटीज़ के जो सेंटर थे वो भी डिक्लाइन हो गए। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो रूरल सेटलमेंट है, विलेज सेटलमेंट है, वो ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। तो ये डिक्लाइन के बाद जो लेट हड़प्पन फेज़ है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जो नए सेटलमेंट ग्रो हुए 5 पार्ट्स में, सिंध,
वेस्ट पंजाब एंड घग्गर हकरा वैली, और फिर हम इन 5 पार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए। ईस्टर्न पंजाब एंड हरियाणा, गंगा यमुना दोआब, कच्छ एंड सौराष्ट्र। तो ये 5 बेसिकली जो 5 ज्योग्राफिकल जोन लेट हड़प्पन फेज में हमें देखने को मिलते हैं, और इन पांचों ज्योग्राफिकल जोन्स में हम देखेंगे क्या क्या बदलाव आए। तो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं सिंध। तो हमने देखा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, लेट हड़प्पन फेज था, वो बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं 5 जियोग्राफिकल जोन में से, जिसमें से पहला है सिंध। तो जो सिंध वाला जो एरिया था, वहाँ पे अगर हम लेट हड़प्पन फेज की बात करें तो उस टाइम पर वहाँ पर जो कल्चर प्रेवलेंट था वो था जुकार कल्चर। यानी जो लेट हड़प्पन फेज था, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जुकार कल्चर। यानी लोग अभी भी यहाँ पर जो सिंध वाला एरिया था, ब्रिक हाउसेस में रह रहे थे, लेकिन जो प्लांट स्ट्रक्चर हम देखते हैं हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, वो प्लानिंग कहीं ना कहीं पे मिसिंग थी। और साथ ही साथ वहाँ पर जो कुछ मतलब रीजनल जो कल्चर थे, या फिर हम रीजनल एलिमेंट्स कह सकते हैं, वो भी क्या हो रहे थे, पॉपुलर हो रहे थे। जैसे कि जुकार पोट्री, जुकार कल्चर टाइप ऑफ पोट्री वॉज प्रिवेलिंग इन सिंध, जो कि जो हड़प्पन पोट्री थी उससे थोड़ी डिफरेंट थी। जैसे कि ये बफवेयर थी विद रेड स्लिप एंड ब्लैक पेंटिंग ऑन दैट। बफवेयर मीन्स कि जब हम पकाते हैं ना पोट्री को, तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पकाते हैं या तो वो बहुत रेड हो जाती है, लेकिन थोड़े से उससे स्लाइटली कम टेम्परेचर पे पकाते हैं तो वो थोड़ी सी येलोइश हो जाती है, उसको बोलते हैं बफवेयर। तो उनकी पोट्री कैसी थी, बफवेयर पोट्री विद रेड स्लिप, यानी रेड पेंट होता था और उस पर ब्लैक पेंटिंग की गई थी। तो जुकार कल्चर कहाँ पर प्रेवलेंट था, लेट हड़प्पन फेज में जुकार कल्चर वॉज प्रेवलेंट इन सिंध रीजन। और साथ ही साथ कुछ वहाँ से मेटल ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि शायद वहाँ पर अब ईरानियन या सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस था। जैसे कि शाफ्ट होल एक्सिस, कॉपर पिंस मिले हैं, साथ ही साथ एक सर्कुलर स्टैम्प सील मिली है जो कि स्टोन या फिर फेन से बनी हुई है, ब्रोंज कॉस्मेटिक जार मिला है, जो दिखाता है कि जो यहाँ पर लोग रह रहे थे उनका कांटेक्ट था विद द पीपल हु वर लिविंग वेस्ट ऑफ इंडस, यानी ईरानियन लोगों के साथ शायद उनका कोई कांटेक्ट होगा, या उनके कल्चर पर ईरानियन कल्चर का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। अब हम देख लेते हैं वेस्ट पंजाब। पहला हो गया हमारा सिंध, दूसरा है वेस्ट पंजाब एंड घग्गर हकरा वैली। यहाँ पर हमें सिमेट्री एच कल्चर देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो सेटलमेंट थे, यहाँ सिंध में हमने क्या देखा कि जो सेटलमेंट्स थे ना, तो वो अब ब्रिक हाउसेस में तो रह रहे थे, लेकिन वहाँ पर अब जो अर्बन प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी, और जो रीजनल एलिमेंट्स थे वो ग्रो कर रहे थे। यहाँ पर भी वेस्ट पंजाब और घग्गर हकरा वैली में भी हम क्या देखते हैं कि मेच्योर हड़प्पन फेज में 174 के अराउंड सेटलमेंट यहाँ पर थे, और लेट हड़प्पन फेज आते आते वो कितने रह गए थे, सिर्फ 50, यानी डेक्लाइन हो रहा था यहाँ पर सेटलमेंट्स में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ईस्ट पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्थ राजस्थान। यहाँ पर लेट हड़प्पन सेटलमेंट्स जो थे वो थोड़े से स्मॉल थे एज कंपेयर टू मेच्योर हड़प्पन सेटलमेंट, और हड़प्पन इन्फ्लुएंस जो है पोट्री पर धीरे धीरे क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, और जो ट्रेडिशनल और जो रीजनल एलिमेंट्स हैं वो ग्रो कर रहे थे। और धीरे धीरे जो रीजनल एलिमेंट्स हैं वो हड़प्पन पोट्री जो थी, हड़प्पन यानी कि बेसिक जो उनका पोट्री टाइप था, उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे थे। और अर्बनिज्म का डिक्लाइन हो रहा था, यानी जो अर्बन कल्चर था वो डिक्लाइन कर रहा था, और रीजनल ट्रेडिशन यानी जो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो ट्रेडिशन थे, उस पर्टिकुलर एरिया में जो को एग्जिस्टिंग पोट्री होगी उस टाइम पे भी, यानी उनका जो अपना स्टाइल था, रीजनल स्टाइल था उस एरिया का, वो बढ़ रहा था। और जो हमने देखा था ना, यूनिफॉर्मिटी थी पोट्री में, यूनिफॉर्मिटी थी टूल्स में, वो यूनिफॉर्मिटी कहीं ना कहीं घट रही थी। वो जो अर्बन एलिमेंट्स हम देखते हैं मेच्योर हड़प्पन पीरियड में, वो कम होते जा रहे थे। अब हम देख लेते हैं गंगा यमुना दोआब रीजन। तो गंगा यमुना दोआब में भी हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सेटलमेंट्स थे, लेट हड़प्पन सेटलमेंट्स, ये हमें
139 है, जबकि मेच्योर हड़प्पन सेटलमेंट 31। यानी मेच्योर हड़प्पन टाइम में यहाँ पे सिर्फ 31 सेटलमेंट थे और लेट हड़प्पन टाइम में 139 के अराउंड यहाँ पर सेटलमेंट मिलते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूवमेंट रहा होगा, और इसीलिए जो वेस्टर्न पार्ट हमने देखे जैसे कि सिंध, वेस्टर्न पंजाब, इन रीजन में हमने क्या देखा कि सेटलमेंट्स डिक्लाइन हो रहे थे, कम हो रहे थे, जबकि गंगा यमुना दोआब में क्या हो रहे हैं, सेटलमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो शायद वेस्ट टू ईस्ट की ओर मूवमेंट रहा होगा, वो माइग्रेट कर रहे होंगे शायद लोग, ये दिखाता है। और साथ ही साथ ये जो रीजन है गंगा यमुना दोआब, धीरे धीरे बाद में इंडियन सिविलाइजेशन का और बाद में जो एम्पायर्स आएंगे और बाद में जो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, उनका धीरे धीरे ये सेंटर बन गया। यानी जहाँ पर जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसका सिंध और ये इंडस वैली के आसपास का एरिया, घग्गर हकरा वैली, ये सारा उसका सेंटर था। लेकिन धीरे धीरे ईस्टवर्ड मूवमेंट होता है और सेटलमेंट ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये गंगा यमुना दोआब का जो रीजन है ये बन जाएगा हार्टलैंड फॉर द फर्दर फेजेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और साथ ही साथ जो सेटलमेंट्स थे वो छोटे छोटे सेटलमेंट्स थे, जो कि वेटल और दाओ, यानी कि जैसे मिट्टी के घर बने होते थे, लकड़ियाँ वकड़ियाँ लगा के जो घर बना देते हैं वो बने होते थे, और जो एग्रीकल्चरल बेस था उनका वो काफ़ी डाइवर्स था। कहाँ पर, गंगा यमुना और दोआब में। अब हम देख लेते हैं कच्छ और सौराष्ट्र में। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर भी इंक्रीज हुए सेटलमेंट कच्छ और सौराष्ट्र में। जैसे कि 18 सेटलमेंट थे मेच्योर हड़प्पन में, तो लेट हड़प्पन आते आते ये कितने हो गए थे, लगभग 120 सेटलमेंट हो गए थे लेट हड़प्पन आते आते। तो यहाँ पर भी हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ साइट्स जैसे रंगपुर और सोमनाथ, यहाँ पर हालांकि जो अर्बन फेज था उसी टाइम से लोकल ट्रेडिशन भी ग्रो कर रहा था, जैसे कि उनकी अपनी पोट्री थी या उनके अपनी कुछ ये मान लीजिए कि कल्चर था साथ ही साथ। लेकिन जब ये जो ट्रेडिशन था वो लेटर फेज में भी कंटिन्यू हुआ, और ये ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया लेट हड़प्पन पीरियड में। जैसे कि रंगपुर में हमें देखने को मिलता है कि रंगपुर की जो साइट थी वो लेट हड़प्पन पीरियड में ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गई। हालांकि जो पोट्री टाइप थी वो हड़प्पन पोट्री टाइप प्रिवलेंट था, लेकिन बहुत सारे जो अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स थी जैसे यूनिफॉर्म वेट्स हो गया, यूनिफॉर्म टूल्स हो गए, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट हो गए, वो अब धीरे धीरे यूज़ होना बंद हो गया था या कम हो गया था। साथ ही साथ जो लोग थे अब ये न्यू सेटलमेंट और न्यू एरियाज में वो यानी माइग्रेट हो रहे थे। अब हम जनरल फीचर्स देख लेते हैं लेट हड़प्पन जो पीरियड था उसके। तो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है, वो मिलती है कि भाई जो पुराने सेटलमेंट्स थे मेच्योर हड़प्पन टाइम में, जो बहुत बड़ी सिटीज़ हुआ करती थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी और ईस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा था लोगों का। साथ ही साथ जो स्लिप ऑफ लेट हड़प्पन पोट्री, यानी जो पेंट था किसका, लेट हड़प्पन पोट्री का, वो थोड़ा सा क्या था, वो कम ब्राइट था एज कंपेयर टू मेच्योर हड़प्पन पोट्री। जो रेड वेयर उनकी पोट्री थी, जो पेंट था उसका, वो थोड़ा सा कम ब्राइट था एज कंपेयर टू मेच्योर हड़प्पन पोट्री। और जो लेट हड़प्पन के जो पोर्ट्स बने हुए थे वो ज़्यादा मोटे थे, थिकर थे और स्टर्डी थे। साथ ही साथ जो बाकी एलिमेंट्स हैं हड़प्पन अर्बन सिविलाइजेशन के, जैसे कि सिटीज़, स्क्रिप्ट, सील्स, स्पेशलाइजेशन इन क्राफ्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ये सारी चीज़ें जो यूनिफॉर्मिटी जो दिखाती थी सिटीज़ की, यानी अर्बनिज्म को जो दिखाती थी कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी जो गवर्न कर रही होगी, यानी जो सिटी वाले एलिमेंट्स थे ना वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे थे। हालांकि कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुए, लेकिन वहाँ पर एक जनरल डिक्लाइन देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं रूरल जो सिविलाइजेशन है वो ग्रो कर रही थी। और साथ ही साथ जो बाकी इंपॉर्टेंट फीचर है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी अलग अलग क्रॉप उगाई जा रही थी, डबल क्रॉपिंग की जा रही थी इन एरियाज में जहाँ पर सेटलमेंट बढ़ रहे थे। डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन लाइक वीट, राइस, मिलेट, पल्सेस एक्सेट्रा। और इन जनरल अर्बन नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा था, यानी अर्बन जो एलिमेंट्स है वो डिक्लाइन हो रहे थे और जो रूरल एलिमेंट्स हैं वो
बढ़ रहे थे, यानी अर्बनिज्म खत्म हो रहा था और दोबारा से हम एक रूरल सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, एक रूरल सेटलमेंट का उदय हो रहा था। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ये यूनिट खत्म हो गई है, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वैदिक जो सिविलाइजेशन है जो, या फिर वैदिक पीरियड जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।